जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं फिलोफोन पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही। तो जुड़ जाइए इस क्लास के अंदर, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लो ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग अगर कोई न्यू अपडेट रहती है तो वो मिलती रहे आपको। हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, यहाँ पर शॉर्ट्स वीडियो डलती है जो आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट नॉलेजेबल फैक्ट रखती है। और फिल फॉर्म पर क्लास स्टार्ट हो चुकी है दिसंबर के रिगार्डिंग। अगर आप पेपर फर्स्ट बाय करते हैं, ओनली पेपर फर्स्ट, तो आपको 1999 रुपीज पे करना होता है। अगर आप ओनली सेकंड पेपर बाय करते हैं तब भी आपको 1999 रुपीज पे करना होता है। अगर आप पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों लेते हैं तो आपको 2999 पे करना रहता है। आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं VIK10, तो आपको 10% ऑफ मिलता है। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस रहती हैं, MCQ प्रैक्टिस आपका रहेगा, नोट्स आपके लिए रहेंगे, डाउट सेशन आपका रहता है। अंजलि गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। ये चीजें आपकी रहती है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट 5 है और यूनिट 5 के अंदर ही हमारा मुगल प्रशासन प्रणाली आती है। इसमें मुगल काल का जो प्रशासन होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो एक बार जुड़ जाइए, उसके बाद हम क्लास को शुरू करेंगे। तो आई होप कि सभी आ चुके होंगे। क्लास को शुरू करते हैं। मुगल शासन प्रणाली। प्रिया गुड मॉर्निंग। तो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, एक बार आप कमेंट कर दीजिए। हम जब सेंड कर दीजिए उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। योगेंद्र सिंह गुड मॉर्निंग, सुप्रभात भाई। अंजलि ओके, तो स्टार्ट करते हैं। काजी उल कुजात, ये कुछ उच्च अधिकारी हैं मुगल काल के। काजी उल कुजात कौन है भाई? काजी उल कुजात ये प्रांत व जिले एवं नगरों में काजियों की नियुक्ति करता है। काजी उल कुजात यानी बड़े तौर पर एक काजी है, न्याय से संबंधित है। न्याय भी कौन सा? धार्मिक मामले इसमें ज्यादा रहते हैं। ठीक है, धार्मिक मामले। ये क्या करता है, जो प्रांत है ना, प्रांत हो गई, जिले हो गए, नगर हो गए, उनमें जो छोटे काजी हैं यानी जो छोटे न्यायाधीश हैं, धार्मिक मामलों पर जो न्याय देंगे काजी, उनकी नियुक्ति करता है। वैसे तो सम्राट न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। वह प्रत्येक बुधवार को अपनी कचहरी लगाता था, किंतु समय अभाव को और उसकी राजधानी में न रहने पर सम्राट की जगह प्रधान काजी कार्य करता था। प्रधान काजी की सहायता के लिए प्रधान मुफ्ती होता था। मुफ्ती अरबी न्याय शास्त्र के विद्वान होते थे। मुफ्ती कौन होते हैं? अरबी न्याय शास्त्र के विद्वान होते हैं। Important high officials of the Mughals period. Qazi ul Quzat. He appointed Qazi in province of district and cities. Although the emperor was was the supreme of authority of justice and used to hold his court every Wednesday, but due to lack of time and his absence in the capital, the chief Qazi used to work in the place of the emperor. There was a chief mufti assist the chief काजी। जो चीफ मुफ्ती होता है वो चीफ काजी उसको असिस्ट करता है। सॉरी, जो मुफ्ती है वो चीफ काजी को असिस्ट करता है। जो मुफ्तीज वर स्कॉलर्स ऑफ अरबिक जूरिस्प्रूडेंस। क्या करता है? ये एक न्याय का विद्वान होता है, अरबिक न्याय का विद्वान। मुत्सिफ, मुत्सिफ शरीयत के प्रतिकूल, तो प्रतिकूल यानी उसके विपरीत जाना, कार्य करने वालों को रोकना,
आम जनता को दुष्चरित्रता से बचाना, सार्वजनिक सदाचार की देखभाल करना, शराब भांग के उपयोग पर रोक लगाना, जुए के खेल को प्रतिबंध करना, मंदिरों को तोड़वाना। औरंगजेब के समय आदि इसके महत्वपूर्ण कार्य थे। इस पद की स्थापना औरंगजेब के द्वारा की गई थी, क्योंकि औरंगजेब जुआ और मद्यपान के खिलाफ था। मीर आतिश या दरोगा ए तोपखाना। देखो, आतिश से ही आतिशबाजी हम बात करते हैं कि आतिशबाजी होना, क्या बात करते हैं कि आतिशबाजी आज हो रही है, आतिशबाजी आज हो रही है आसमान में, तो किसको इंडिकेट कर रही है? धमाकों को। धमाके किससे होते हैं? तोपखाने से। तो जो मीर आतिश क्या रहेगा? शाही तोपखाने का प्रधान रहेगा। यह मंत्री पद नहीं था, नहीं होता। इसकी सिफारिश पर महत्वपूर्ण नगरों में केंद्र द्वारा कोतवाल की नियुक्ति होती थी। चंपा, गुड मॉर्निंग। मुफ्तीस preventing those who commit act contrary to Syria, protecting the general public for bad character, taking care of public morality, banning the use of alcohol and cannabis, banning gambling, demolishing temples. During the time of Aurangzeb, etc., these work they were where its important work. This post was established by Aurangzeb. Mir Atish or Daroga Topkhana. He was the head of the Royal Artillery and did not hold the post of minister. On his recommendation, Kotwal was appointed by the center in the important cities. साहिब तोजीहे, ये एक सैनिक अधिकारी होता था। दीवान तन, यह वेतन और जागीरों से संबंधित अधिकारी होता था। दरोगा या डाक चौकी गुप्तचर विभाग का होता था। देखो, दरोगा या डाक चौकी गुप्तचर विभाग है भाई, कहीं आप सूचना विभाग से लगा दो, इसको बोलो कि डाक चौकी आ रही है तो डाक चौकी सूचना विभाग होगा। नहीं नहीं, गुप्तचर विभाग से संबंधित था डाक चौकी, दरोगा या डाक चौकी। मीर अर्ज, ये बादशाह के पास भेजे जाने वाले आवेदन पत्रों का प्रभारी होता था। मीर बहर, ये जल सेना का प्रधान होता था। इसका मुख्य प्रमुख कार्य है शाही नौकरशाही की नौकाओं की देखभाल करना था। जो शाही नौकाओं थी उनकी देखभाल कौन करता था? मीर बहर करता था। बहर यानी बह के ले जाएगी। क्या ले जाएगी? बहकर ले जाएगी। क्या? नौकाएं। नौकाओं को बहकर कौन ले जाएगी? बहर। बहर का अर्थ लहर, ठीक है। बहर लहर, क्या ले जाएगी? नौकाओं को बहकर ले जाएगी। तो ये क्या हो गया? आपका नौकाओं की देखभाल करने वाला शाही अधिकारी हो गया। साहिब तुझ, he was a military account officer. दीवान तन, he was officer related to salaries and जागीर्स। दरोगा डाक चौकी used to be an intelligence department. Mir Az, he was in charge of the application sent to the king. Mir Bahar, he was the head of the navy. Its main function was to take care of the royal boats. मीर तोजक या मीर तुजक भी आप इसको बोल सकते हो। यह धर्म अनुष्ठान का अधिकारी होता था। इसका कार्य है धार्मिक उत्सवों में आदि का प्रबंध करना होता था। मीर बर्बर, यह वन विभाग का अधीक्षक था। नाजिर ब्यूतात, ये शाही कारखाने का अध्यक्ष था। वाक्यान्विस, ये समाचार पत्र होते थे, जो समाचार पत्र लेख होते थे, जो राज्य के सारे समाचार पत्रों से केंद्र को अवगत कराता था, ये उससे संबंधित था। और इतिहास लेखन किसने बंद करवा दिया था भाई? इतिहास लेखन का कार्य है अपने दरबार में औरंगजेब ने बंद करवा दिया था। सर्वप्रथम अनुवादक विभाग किसने शुरू किया था? एफटी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद अनुवादक विभाग की स्थापना एक बार किसने भी की थी? अकबर ने भी की थी, ठीक है। मीर तोजक या फिर मीर तुजक, he was the officer of religious rituals. Its function was to arrange religious festivals, etc.
मीर बहर ही वॉज द सुपरिटेंडेंट ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. नाजिर ए बयात he was the superintendent of the royal factories. Wakyanvis, this was the news writer who kept the center informed about all the news of the state. ज्यादा नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट हुई है क्लास, थोड़ी देर हुई. खुफिया निवास. खुफिया निवास यह गुप्त पत्र लेखक होते थे जो गुप्त रूप से केंद्रों को महत्वपूर्ण खबर पहुंचाते थे. परवानिच ऐसी आज्ञाओं को लिखने वाला जिस पर सम्राट के मुहर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी. हरकारा ये जासूस और संदेशवाहक दोनों होते थे. हरकारा जासूस और संदेशवाहक दोनों. ये बहुत तेज दौड़ते थे भाई. हरकारा जो होते हैं ना, तेज दौड़ने वाले होते थे. अच्छी हाइट होती थी इनकी, अच्छी दौड़ने की क्षमता होती थी. सवानिधि निगार अकबर. सवानिधि निगार अकबर ने अपने शासनकाल में 19वें वर्ष दरबार की सभी घटनाओं को एवं खबरों को लिखने के लिए इनकी नियुक्ति की थी. इसके अतिरिक्त यह प्रांतों की भूमि एवं लगान संबंधी कागजात तैयार करते थे. ये आलमगुजार के अधीन कार्य करते थे. किसके अधीन? आलमगुजार के अधीन कार्य करते थे. सवानिधि निगार, देखो सवानिध निगार, जो सवानिध निगार हैं वो किसके अधीन कार्य करेंगे? आलमगुजार. काम क्या करेंगे? दरबार में घटने वाली घटनाओं को लिखेंगे, या फिर और प्रांतों में जितनी भी भूमि है उसके बारे में, लगान आ रहा है उसके बारे में लिखेंगे. इंटेलिजेंस नवीस. These were secret letter writer of secret provide important one news to the centers. Secretly provide कराते हैं न्यूज. ये खुफिया विभाग की तरह जैसे पत्र लिखकर भेजता है उसको. Provenists, one of who wrote such order which did not require the seal of the emperor. Runners, these were the both spy and messengers. Savanidh Nigar. Akbar appointed him to write all the events of the news of the court in the 19th year of his reign. Apart from this, it is used to prepare documents related to land and revenue of the province. It works under the Alamguzar. मुर्सिफ यह राज्य द्वारा तैयार आय व्यय का लेखा जोखा रखने की जांच रखता था. मुस्तसिफ लेखा परीक्षक होता था. यह मुंसारिफ द्वारा तैयार आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करता था. अमिल. अकबर ने अपने शासनकाल के 18वें वर्ष गुजरात, बिहार एवं बंगाल को छोड़कर संपूर्ण भारत में 1 करोड़ दाम आय वाले प्रगणों की माल गुजारी वसूल करने के लिए इसकी नियुक्ति की थी. जनसाधारण में करोड़ी से कहा जाता है. क्या कहते हैं? आमिल को क्या बोला जाता है? करोड़ी बोला जाता है भाई. मुसिद्दी ये बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल करता था. मुसिद्दी क्या करता था? प्रशासन के, जो बंदरगाह का प्रशासन था उसकी देखभाल करता था. मुसारिफ, he used to examine the account of the income and the expenditure prepared by the state. Mustif या auditor, he used to examination the account of the income and expenditure prepared by the Musarrif. Amil, in the 18th year of his rule, Akbar appointed him to collect the revenue of the Pragnas with an income of 1 crore rupees in the entire North India except Gujarat, Bihar and Bengal, which was called Karori among the common people. क्योंकि गुजरात के अंदर उसने किसको स्थापित किया था? गुजरात के अंदर उसने कर इकट्ठा करने के लिए टोडरमल को रखा था वहां पर. मुसूदी, he looked after the administration of the ports. केंद्रीय प्रशासन. अकबर के शासनकाल में 4 मंत्री पद थे. वजीर यानी वकील, दीवान, मीर बख्शी, सदर. वजीर जो होता है, वजीर एक वकील के रूप में काम करता है. यह साम्राज्य का प्रधानमंत्री होता था. इसे सैनिक एवं असैनिक दोनों मामलों की सीमित अधिकार प्राप्त थे. क्या था? इसे असीमित अधिकार प्राप्त थे. किस मामले में? सैनिक और असैनिक मामले. प्रधानमंत्री था वो एक टाइप का. वजीर क्या था? प्रधानमंत्री. दीवान क्या था? अकबर ने वजीर के अधिकार को समाप्त करने के लिए इस पद की स्थापना की थी. यह वित्त एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था. सम्राट की अनुपस्थिति में यह शासन के साधारण कार्यों को देख रेख करता था.
Central administration during the reign of the Akbar, there were 4 administrative posts: वजीर यानी lawyer, दीवान, मीर बख्शी, सदर. वजीर जो lawyer था वो क्या करता था? He was the prime minister of the emperor. It had ultimate power in the both military and civilian and militaries. Diwan जो था Akbar established the post of the to end the monopoly of the wazir. He was the highest officer of the finance and revenue. फाइनेंस एंड रेवेन्यू के अंदर हाईएस्ट ऑफिसर कौन था? तो दीवान था. क्या था? दीवान था भाई. इन द एब्सेंस ऑफ द एम्परर ही लुक्ड आफ्टर द जनरल टास्क ऑफ गवर्नेंस. मुगल काल में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्ष तक दीवान के पद पर कार्य किया था. दीवान की सहायता के लिए अन्य अधिकारी होते थे. दीवान एक खालिश शाही भूमि की देखभाल करने वाला. दीवान एक खालिशा क्या करता था? शाही भूमि की देखभाल करता था. दीवान तन वेतनम जागीरों की देखभाल करने वाला. मुस्तौफी आय और व्यय का निरीक्षण करने वाला. ड्यूरिंग द मुगल पीरियड असद खान served on the post of Diwan for a maximum 31 years. Officers to assist the Diwan. Diwan a Khalisa, the officer who looked after the royal lands. Diwan Tan, the one who takes care of salaries and estate. Mustaf, inspector of income and expenditure. मीर बख्शी सैन्य अधिकारी होता था. सैन्य विभाग का उच्च अधिकारी होता था. इसका कार्य है सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों को हुलिया रखना, रसद प्रबंध करना, सेना को अनुशासन रखना. रसद होता है वो खाना उनके लिए. ठीक है, सेना के लिए खाने की व्यवस्था करना. सेना के लिए खाने की व्यवस्था करना क्या कहलाती है? रसद कहलाती है. जो भी इनकी भोजन सामग्री होती है, जो भी वो खाना खाते हैं, उसके बारे में उसकी जानकारी रखना, उसके संभाल के रखना, उसको रसद बोला जाता है. उसकी जानकारी कितना खाना है इनके पास, कितने समय तक रहेगा, उसका देख रेख कौन करता है? मीर बख्शी उसका देख रेख करता है. सैनिकों को हथियार के लिए हाथी, घोड़े आदि प्रबंधन एवं शाही महल की सुरक्षा, मनसबदारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का कार्य किसका था? मीर बख्शी का था. मीर समा अकबर ने इस पद की स्थापना की थी. यह घरेलू मामलों का प्रधान होता था. यह सम्राट के परिवार महल तथा उसकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता था. इसके पास साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले कारखानों का प्रबंध स्वतंत्र प्रभार था. मीर समा या फिर सामा. ठीक है, सामा से आप लगा लो रामा. तो रामा क्या करेंगे? हमारे परिवार की क्या करेंगे? राम हमारे परिवार की देखभाल करेंगे. हमारा भोजन के बारे में, हमारे जितनी भी परिवार की कुशलता है, उसकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कौन जिम्मेवार है? रामा जिम्मेदार है. राम जिम्मेदार. ठीक है, एज ए ट्रिक है ये, आप इसको याद कर सकते हैं ऐसे. और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है. मीर बख्शी was the highest officer of the military department. It was requirement of soldiers, maintaining of the appearance of the soldiers, logistic management and discipline in the army, management of the weapons, elephants, horse, etc. for the soldiers, and security of the royal palace to run the mansabdari system smoothly. अच्छा, मुझे ये बताओ, हाथियों के स्वास्थ्य से संबंधित चर्चा किस ग्रंथ में है? मीर समा Akbar established the post. He was the head of domestic affairs. It created to the emperor family list and his daily needs. It had the independent responsibility of managing the factories under the empire. हाथियों का वर्णन किस ऋग्वेद में मिलता है? किस वेद में मिलता है? चौथा जो
पोस्ट है वो है सदर कुल। सदर उस सदूर या धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार होता था। इसे शेख उल इस्लाम भी कहते थे। मुगल काल में सर्वप्रथम सदर शेख गद्दाई था। कौन था भाई? शेख गद्दाई मुगल काल में पहला सदर सुदूर था। सदर कुल, सदर उस सदूर भी इसको बोल सकते हैं। He was the advisor of the emperor on the religious matters. He was also called Sheikh ul Islam. The first Sadr during the Mughal period was the Sheikh Guddai. कमेंट करो भाई, आप तो कमेंट ही नहीं कर रहे, क्या कारण है? सूबे प्रांत का प्रशासन। अकबर ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को सूबे में विभाजित किया था। अंतिम समय में दक्षिण भारत के बरार खानदेश अहमदनगर को जीतकर सूबों में शामिल कर दिया गया था। कुल सूबों की संख्या अकबर के समय 15 हो गई थी। शाहजहां ने कश्मीर, ठट्टा, उड़ीसा और स्वतंत्र सूबा बना दिया था। शाहजहां के काल में सूबों की संख्या 18 हो चुकी थी। औरंगजेब ने बीजापुर एवं गोलकुंडा को जीतकर साम्राज्य में मिलाने पर सूबों की संख्या 20 हो गई। State province administration. Akbar had divided his entire empire into provinces at the last moment of Barar, Khandesh and the Ahmednagar of South India were conquered and included the province of hence. The total number of the provinces became 15. और शाहजहां ने क्या किया? कश्मीर, ठट्टा, उड़ीसा इनको जीत कर किसमें मिला दिया? अपने अंडर कर लिया। और कितनी हो गई इंक्रीज? 18 हो गई। वैसे ही औरंगजेब ने क्या किया? बीजापुर, गोलकुंडा को अपने अंदर एंड जो मुगल साम्राज्य था, जो मुगल डिग्री वो थी, उसकी मुगल की जो साम्राज्य था उसके अंदर इसको मिला लिया, किसको? गोलकुंडा और बीजापुर को। तो अब कितनी हो जाएंगी? 20 हो जाएंगी। सूबे के अधिकारी याद कैसे आएगा? रिवीजन किया हो तो याद आए, बताओ फिर। इसलिए मैं प्राचीन काल से क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपके पास जो नोट्स होंगे अब आपके पास, वो या तो होंगे मिडवल के आपके पास होंगे, एंशिएंट आपने साइड में रख दिया होगा। उठाकर उसे ढूंढोगे तो समय लगेगा तो बता नहीं पाओगे जल्दी से। ढूंढना, ठीक है, ढूंढना इसको। एक क्वेश्चन और लिखो होमवर्क के लिए। 10 राज युद्ध में भरतों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है। और राजा सुदास किस कुल से थे? भरतवंशी तो थे ये, ठीक है, कुल भी था इनका। ये दो चीजें आपको मुझे बतानी है। इवनिंग वाली क्लास में पूछूंगा, याद कराना, ठीक है ब्रह्मदेव, तुम्हारी जिम्मेदारी है ये। सिपह सलार, सूबेदार, गवर्नर, ये सूबे का प्रमुख अधिकारी होता था। सिपह सलार आप इसको बोल सकते हो, सूबेदार इसको बोल सकते हो, गवर्नर आप इसको बोल सकते हो। भरतों का फिर जो 10 राजा होंगे उनका नेतृत्व कौन करेगा? विश्वामित्र के खिलाफ लड़ा गया था ये युद्ध। विश्वामित्र को जो राजा सुदास थे उसने अपना जो मंत्री पद था उससे हटा दिया था, प्रधानमंत्री का जो पद था, वशिष्ठ को वहां पर रख लिया था। इससे गुस्सा होकर उसने 10 राजाओं को इकट्ठा किया, 10 संघ बनाए, 5 अरारिया 5 अनारिया और कुछ 3 अनारिया जातियां भी थी वहां पर। उन्होंने भी इस युद्ध में भाग लिया था। मेद, ठीक है चंपा, मेद वो व्यक्ति थे, भेद नहीं, मेद। सैनिक अधिकारी प्राप्त थे। मुगल काल में सूबेदारों को किसी भी राज्य से संधिया तथा सरदारों से मनसब प्रदान करने का अधिकार नहीं था। अपवाद गुजरात के सूबेदार टोडरमल को राजपूत से संधिया एवं मनसब प्रदान करने का अधिकार प्राप्त था। नहीं, ये चेक करना, ठीक है। प्रोविंशियल ऑफिसर्स, सिपह सलार, सूबेदार, गवर्नर, ही वाज द चीफ ऑफिशियल्स ऑफ
rights of the state during the Mughal period. Subedar did not have the right to enter into the treaties with any state and grant mansab to Sardar. Expression Subedar Todermal of Gujarat was given the right to grant treaties and mansab with the Rajputs. प्रांतीय दीवान इस पद का सृजन अकबर ने सूबेदारों की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए। देखो भाई, जो वजीर था उसका पद को ठीक करने के लिए इसने किसकी नियुक्ति करी थी? दीवान। जो प्रांतों के अंदर सूबेदार थे उनकी नियुक्ति, उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए किसकी नियुक्ति कर दी? प्रांतीय दीवान की नियुक्ति कर दिया। इस पद का सृजन अकबर ने सूबेदारों की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए किया था। ये सूबे का वित्त अधिकारी राजस्व प्रमुख था, जबकि सूबेदार कार्यकारिणी प्रमुख था। दीवान का कार्य भू राजस्व व अन्य करों की वसूली करना था, आय व्यय का हिसाब रखना। बिल्कुल, तो अंजलि का राइट आंसर है, रखना था। सूबे की आर्थिक स्थिति की सूचना केंद्रीय सरकार को देना होता था। सूबेदार व दीवान एक दूसरे पर नियंत्रण रखते थे। बख्शी बख्शी की नियुक्ति केंद्रीय मीर बख्शी के अनुरोध पर शाही दरबार द्वारा की जाती थी। बख्शी का मुख्य कार्य सूबे की सेना की देखभाल करना होता था। Province of Diwan, this post was created by the Akbar to control the power of the Subedar. He was the finance officer, क्या थे? In revenue head of the state, while the Subedar was executive head. Their work of the Diwan was to collect and land revenue and the other tax, keep account of the income and expenditure, and give the information about the economic condition of the state to the central government. Subedar and Diwan controlled each other. Bakshi was the appointed by the royal court on the request of the central Mir Bakshi. The main function of Bakshi was to take care of the army of the province. मीर बख्शी और बख्शी में अंतर देखो भाई। प्रांतीय बख्शी सेना को वेतन वितरण का कार्य भी करता था, जबकि मीर बख्शी सेना का वेतन अधिकारी नहीं होता था। केंद्र में वेतन वितरण का कार्य दीवान ए तन का था। प्रांतीय सदर मीर ए अदल। सदर की दृष्टि से यह प्रजा का नैतिक चरित्र व इस्लाम धर्म के कानूनों की पालन की व्यवस्था करता था। काजी की दृष्टि से न्याय करता था। कोतवाल सूबे की राजधानी तथा बड़े बड़े नगरों में कानून एवं व्यवस्था की देखभाल करने वाला व्यक्ति कौन होता है? कोतवाल, जिसको हम कोतवाली बोलते हैं। इसके प्रमुख कोतवाली भी हम बोल देते हैं, जैसे थाने वगैरह को कोतवाल बोलते हैं तो कोतवाली बोल देते हैं। Difference between Mir Bakshi and Bakshi. Provincial Bakshi also. जी नहीं, त्रिप्सु क्या है? उसका वंश से मेद भरतों की सेना का नेतृत्व करता है, राजा मेद। अब एक सीरीज चली हुई है शॉर्ट्स वीडियो की ऐप, उसमें यूट्यूब पे, उसमें मैंने राजा सुदास से जो युद्ध है वहां से शुरू किया है, ऋग्वेद के युद्ध से शुरू करके एंड का जो अपना वार होगा, जो ये उरी जो सर्जिकल स्ट्राइक थी उस तक के मैं जितने भी बैटल्स है वो सब करवाऊंगा उसके अंदर। टाइम, इसका टाइम कुछ नहीं है, आपको सोर्स वीडियो जाकर चेक करनी है। 30 सेकंड की आपको एक वीडियो मिलेगी, उसको देखना है, उसमें एक युद्ध कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी 30 सेकंड की वीडियो देखोगे तो उसमें दूसरा युद्ध हो जाएगा। अभी तक मैंने 5 वीडियो जैसी डाल दी है वहां पर। और जितना हो सकता है एक बार क्विक रिवीजन के लिए आप सोर्स वीडियो जरूर देख के जाना। सोर्स वीडियो मैंने यूट्यूब पर है भाई, ठीक है चंपा, यूट्यूब चैनल है जो फिल्म का, उसके ऊपर है सोर्स वीडियो। आगे चलते हैं। सरकार या जिले का प्रशासन। मुगल काल में सरकार जिले में फौजदार, आमिल, कोतवाल एवं काजी इत्यादि महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। कौन कौन है? फौजदार है, आमिल है, कोतवाल है। फौजदार या जिले का मुख्य प्रशासक होता था। इसका कार्य जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना, चोर लुटेरों से जनता की रक्षा करना। शेरशाह के समय मुंसिफ कहलाता था।
कालांतर में फौजदार को न्यायिक अधिकारी भी दे दिया गया था। बाद में यह पद वंशानुगत हो गया था। गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स इन द गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन है? फौजदार, आमिल, कोतवाल, काजी। फौजदार क्या करता है? ही वॉज द चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। इट इज फंक्शन was to mention law and order in the district and protect the public of the thieves and robbers. During the time of Sher Shah, it was called Munsifa. Over time, Fauzdar was also given judicial powers and later this post became a हेरिडिटी का मतलब होता है हेरिडिटरी, यानी ये वंशानुगत कर दिया, यानी जो इसका जो फौजदार का बेटा ही आगे फौजदार बनेगा, योग्यता समाप्त कर दी उसके ऊपर। आमिल या फिर मालगुजार, यह जिले का वित्त अधिकारी होता था। इसका कार्य लगान वसूल करना तथा कृषि व किसानों की देखभाल करना होता था। विधिकची या फिर लिपिक क्लर्क आप इसको बोल सकते हो। ये भूमि व राजस्व संबंधी कागज तैयार करता था। कोतवाल नगर में शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने वाला स्वच्छता व सफाई कार्य एवं न्यायिक कार्य भी करता था। खजानदार ये जिले का खजानची होता था। काजी सरकार ये न्यायिक कार्य करता था। औरंगजेब काल में जजिया एवं जकात कर की वसूल भी करता था। परंगना एवं ग्राम प्रशासन, सिकेदार परंगने का प्रमुख अधिकारी होता था। मुख्य कार्य परंगने में शांति स्थापित करना। आमिल यानी परंगने का वित्त अधिकारी, कार्य किसानों से लगान वसूल करना। ये जितने भी मैं ये पद करवा रहा हूँ ना, इनमें से क्वेश्चन बना ही बना है। मुगल काल से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आप इससे देखो पिछली बार पेपर के अंदर क्या हुआ, पिछली बार क्या हुआ, बाबर से भी एक क्वेश्चन आ गया, हुमायूं से भी एक क्वेश्चन आ गया, जहांगीर से भी क्वेश्चन आया, ठीक है, और एक मिनट अकबर से, फिर जहांगीर से क्वेश्चन आया, शाहजहां से क्वेश्चन आया और औरंगजेब से क्वेश्चन आया। ये 6 से 7 शासक हैं, ये जो मुगल काल के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, फिर इनका जात व सवार पूछ लिया गया था। जात व सवार क्या है? फिर एक अधिकारी का नाम देकर उसका संबंध पूछ लिया था। किसका संबंध, किससे? कानून गो परंगने के पटवारियों का प्रधान होता है। आज भी हम देखते हैं कि पटवारी के ऊपर कौन होता है? कानून गो होता है। कौन होता है? कानून गो होता है। परगना एंड विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, सिकदार चीफ ऑफिसर ऑफ द परगना, द मेन टास्क टू एस्टेब्लिश द पीस एंड द रीजन। आमिल फाइनेंस ऑफिसर of the Pargana's task collecting tax from farmers. कानून गो head of the पटवारीज of the Parganas. ग्राम प्रशासन, मुगल शासक गांव का एक स्वायत्त संस्था मानते थे। इसका प्रशासन का उत्तरदायित्व मुगलों के अधिकारियों को नहीं दिया जाता था। खुद ग्राम पंचायतें ही अपने गांव की सुरक्षा, सफाई एवं शिक्षा की देखभाल करती थी। मुकद्दम चौधरी ये गांव का प्रधान, ग्राम प्रधान होते थे। मुकद्दम तो बार बार पूछा जाता है, पता नहीं कितना फेवरेट है ये इसका एनटीए का। मुकद्दम, गोप, गोपता, कुलप, ग्रामणी, वही टॉपिक किए हमने पेपर के अंदर जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। आप एक बार पेपर उठा के देख लेना, ठीक है। वही चीजें मैंने करवाई आपको, कुछ भी ज्यादा नहीं करवाया। अगर आप एनटीए के हिसाब से सिलेबस करने बैठ जाए ना, एनटीए ने जो दिया है 1 साल सिलेबस के अंदर लगेगी, पूरी एक साल लगेगी सिलेबस के लिए, और रिवीजन के लिए फिर नेक्स्ट 6 मंथ लगेंगे। अगली साल फिर पेपर देने के लिए जाना। हाँ, एनटीए ने जो बताया वो पूरा नहीं हो सकता, हो नहीं सकता वो पूरा। आप टॉपिक उठा के लेके देख लेना, मैंने पाषाण काल करवाया है और सारी चीजें करवाई हैं, उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं।
हाँ, स्टेट एग्जाम क्या, जो सेट एग्जाम हुए हैं वो भी ठीक है, आप कर सकते हो, गुड, वो भी प्रैक्टिस के लिए बेहतरीन रहेंगे आपकी। अब तो आप जितना हो सकते हैं ना, जैसे पीवाईक्यू कीजिए, पीवाईक्यू पीवाईक्यू के ऊपर ध्यान कीजिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश करना, पीवाईक्यू करना। 1 नवंबर से आपकी मैं स्टार्ट करवा दूंगा, और घबराइए मत। पूरा 1 मंथ होगा हमारे ऊपर, हमारे पास प्रैक्टिस करने का, तो दम के प्रैक्टिस करेंगे, छोड़ेंगे नहीं अब की बार। वो दशरथ मान जी का डायलॉग है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। डेट्स याद हो जाती हैं अगर आप जोड़ के रखो। 1498 को कौन आया था? वास्को डिगामा भारत आया था। 1398 को एक महान समाज सुधारक हैं जिनका जन्म हुआ था बड़े ही दक्षिण भारत की मैं बात कर दूं, दक्षिण भारत के अंदर थे। शंकराचार्य, कोई नहीं कहेगा शंकराचार्य का जन्म 1398 में नहीं। तो आप ढूंढ कर लेकर आओगे दक्षिण भारत में, तो उनका जन्म हुआ था। महान समाज सुधारक थे, विदेश से आए थे भारत के अंदर। इसके लिए आप डेट्स को याद करो, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। दूसरा, आप डेट को जोड़कर पढ़ो, यानी एक डेट के साथ 2-3 चीजें रखो। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आपको करना है। मुकद्दम चौधरी, ही वॉज दी ही इज दी विलेज हेड ऑफ द विलेज। बिल्कुल, 1498, 1502, 1524, यहीं पर मृत्यु हो गई थी 1524। खिल्लत, यह एक समान पोशाक थी जिसे बादशाह विशेष अवसर पर पहनाता था। अकबर ने अपने दूत भगवंत दास के साथ महाराणा प्रताप के लिए खिल्लत पोशाक भेजी थी, जिसे महाराणा प्रताप ने अकबर के सम्मान में पहना भी था। Khillat, it was the dress of the honor which the king wear on special occasion. Akbar, along the messenger Bhagwat Das, had sent a khillat dress to Maharana Pratap, which Maharana Pratap wore in Akbar's honor. अब मुगल कालीन सिक्के, बाबर ने काबुल में चांदी का शाहरुख सिक्का तथा गांधार में बाबरी नामक सिक्का चलाया था। गांधार में शाहरुख, सॉरी, काबुल में शाहरुख और गांधार में बाबरी। सिक्का किसने चलाया था? बाबर ने चलाया था। शेरशाह ने शुद्ध चांदी का सिक्का, रुपया एवं तांबे का सिक्का चलाया था। अकबर ने सोने का सबसे बड़ा सिक्का संसब चलाया था। अन्य सोने के सिक्के इलाही चलाए थे। यह गोलाकार था। अकबर ने चांदी का एक वर्गाकार सिक्का एवं तांबे का सिक्का दाम चलाया नामक सिक्का चलाया था। दाम नामक सिक्का चलाया था। Babur used two silver coins named Shahrukh in Kabul and Babri coin in Kandahar. Sher Shah issued pure silver coin in rupees and पैसा कॉपर का पैसा था, और चांदी का जो था उसको रुपया कहा जाता था। अकबर issued the largest gold coin Sansab and the another gold coins Ilahi. It was circular. Akbar introduced the square silver coin and the copper and called in dam. अकबर ने अपने कुछ सिक्कों पर राम और सीता की मूर्ति का अंकन किया था। तांबे का सबसे छोटा सिक्का जीतल था। जहांगीर ने निसार नामक सिक्का चलाया था, और जहांगीर की सलीम है भाई, एकमात्र ऐसा मुगल शासक जिसने सिक्कों पर स्वयं की आकृति बनवाई थी। ठीक है, आकृति बनवाई थी ये लोग। मुगल काल में सर्वाधिक रुपए की ढलाई औरंगजेब के काल में हुई थी। मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को दरोगा दारुल जरब कहा जाता था। सिक्कों पर अपनी आकृति खुदवाने की शुरुआत
जहांगीर ने की थी। अकबर depict the idols of Ram and Sita on the sum of his coins. The smallest copper coin was Jeetal. Jahangir introduced coin called Nisar. Shahjahan introduced coin called Anna. During the Mughal period, the maximum number of rupees were minted during the reign of Aurangzeb. During the Mughal period, the mint of official of the called Darogai Darul Jarab. Jahangir started carving his image on coins. मनसबदारी व्यवस्था मनसबदारी व्यवस्था सरकारी सोपान व्यवस्था थी। संबंध से किससे थे संबंध है? सरकारी सोपान, यानी उसकी स्थिति बताती थी। जो मनसब होता है ना, मनसब बताता है स्थिति कि आप पर जितने ज्यादा मनसब आप उतने बड़े अधिकारी। सभी मुगल अधिकारी चाहे वह सैन्य सेवा से संबंध रखते हो या फिर असैन्य सेवा से संबंध रखते हो, सोपान क्रम में योजित किया जाता था। संयोजित यानी सोपान, यानी उनके पद के संबंध से उनको रखा जाता है। सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे रखा जाता था। मनसब से ओहदा एवं वेतन निर्धारित होता था। मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने लागू की थी। मनसबदारी व्यवस्था मुगलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। दशमलव पद्धति पर आधारित थी। भैया पूछा जाता है कि मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी, तो दशमलव पर आधारित थी। अकबर ने अपने अंतिम वर्षों में मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार नामक द्वैध मनसब प्रथा का प्रारंभ किया था। जात एवं सवार दो प्रकार की मनसब प्रथा ही मनसबदारी में शुरू की थी। हम जात और सवार के बारे में पढ़ेंगे, वो ठीक है। मनसबदारी सिस्टम, the Mansabdari system was the related of the government hierarchy. All Mughal officers, whether belonging to military or civil services, were combined into a single hierarchy. The position of the salary were determined by the Mansab. Mansabdari system was implemented by Akbar. The Mansabdari system was based on the decimal system of the Mughals. In this last year, Akbar started the dual mansab system called Zat and Sawar in the Mansabdari system. जात एवं सवार, जात का अर्थ है व्यक्तिगत पद या ओहदा और सवार का अर्थ है घुड़सवारों की उस निश्चित संख्या से जिससे किसी मनसबदार को अपने अधिकार रखने का अधिकार होता था। इस तरह मनसब शब्द का केवल सैनिक व्यवस्था का ही शब्द नहीं था, अपितु इसका अर्थ है वह पद जिस पर सैनिक और गैर सैनिक अधिकारी नियुक्त किए गए जाता था। दूसरे शब्दों में मनसब शब्द पद प्रतिष्ठा अथवा अधिकार प्राप्त करने की स्थिति थी। इससे व्यक्ति का पद, स्थान और वेतन निर्धारित होता था। ये क्वेश्चन आया हुआ है जात और सवार का, भाई ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मनसबदारी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ध्यान से रखना इसको। रेसर एंड राइडर, जात मीन्स पर्सनल पोजीशन ऑफ स्टेटस and सवार means the fixed number of the horsemen that a mansabdar had the right to keep under his control. In this way, the word mansab is not only a word of military system, but it means the post on which military and non-military officers were appointed or kept. In other word, mansab post was a position of attending prestige of authority. This determined a person, rank, place and salary. मनसबदारों को वेतन जागीर के रूप में दिया जाता था, नगद दिया जाता था, परंतु केवल राजस्व प्राप्ति का अधिकार था, प्रशासनिक अधिकारी नहीं था। मृत्यु या पदच्युति के बाद जागीर वापस करनी होती थी। जैसे हमारे एक एकता पढ़ा था हमने इसके टाइम पर, एकता प्रथा पढ़ी थी, ने शुरू की थी। बलबन ने जाकर एकताओं के सुधार किया था, उसको जो उनका सर्वे करवाया था, तो 2000 एकताएं ऐसी निकली थी जिनके ऊपर कोई शासन नहीं चल रहा था, जिनके भुगतान कर रहे थे, उनके जो वंशज कर रहे थे। तो ऐसे इसके अंदर था, मरने के बाद आपको जो मनसबदारी आपको मनसब अपने वापस करना पड़ेगा। मनसबदारी वाज पेड सैलरीज इन द फॉर्म ऑफ द जागीर इन और इन कैश, बट देयर वाज ओनली द राइट टू सर्व रिसीव रेवेन्यू। ही हैड नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। इनके पास कोई भी ऐसा कार्य नहीं था, ये सिर्फ लैंड इकट्ठा करते। द जागीर हैड द रिटर्न आफ्टर द डेथ और डेसिमल, यानी जब आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, पदच्युत कर दिया जाएगा, तब आपको ये जो मनसब आपको सेंड करनी पड़ेगी वापस। हमने देखा है कि मान सिंह को जब एक विजय के लिए भेजा गया था, कौन सी विजय थी निकल गई दिमाग से, तो वो हाँ महाराणा प्रताप के ऊपर जब आक्रमण के लिए भेजा गया था, तो एक सेना का जो नेतृत्व मान सिंह ने किया था, एक ने आसफ खान ने किया था। तो मान सिंह अपने कार्य के लिए असमर्थ होता है, कार्य पूर्ण नहीं कर पाता,
तो मानसिंह को मनसब ले लिया जाता है और उसे उसकी जागीर लेकर उसे बंगाल भेज दिया जाता है। मनसबदारी में परिवर्तन। जागीर ने मनसबदारी व्यवस्था में दोसप्पा एवं सियप्पा दर्जे को लागू किया था। शाहजहां ने मनसबदारी में मासिक व्यवस्था प्रारंभ की थी। इसके अंतर्गत मनसबदारों को वेतन जागीर से होने वाली निर्धारित आय के स्थान पर जागीर पर होने वाली वास्तविक आय के अनुसार 12 के मापदंड पर निर्धारित किया गया था। Change in management. Jahangir implemented Dwaspa and Siapa status in the Mansabdari system. Shahjahan started the monthly system in the Mansabdari. Under this, the salary of Mansabdar were determined on the scale of the 12 according to the actual income for the Jagir instead the fixed income from the Jagir. औरंगजेब के काल में मसूरत व्यवस्था, सवार संख्या में अतिरिक्त वृद्धि करना। क्या है मसूरत व्यवस्था? क्या है कि जो सवार संख्या है उसमें अधिक वृद्धि करना, जिन घोड़े रखने की जो वृद्धि संख्या है उसको बढ़ा देना। ऐसा मनसबदार को किसी महत्वपूर्ण पद या अभियान हेतु नियुक्त करते समय होता था। मनसबदारी व्यवस्था में मराठों की नियुक्ति शाहजहां ने अहमदनगर अभियान से प्रारंभ की थी। सबसे अधिक मराठा मनसबदार औरंगजेब के समय थे। औरंगजेब के समय ही 33% हिंदू पदों पर थे। भाई औरंगजेब वैसे कट्टर मुसलमान था, लेकिन फिर भी इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि साम्राज्य के अंदर धर्मांधता नहीं आनी चाहिए। जो साम्राज्य के कार्य है उनके अंदर अगर धर्मांधता आ गई तो वो उनका पतन हो जाएगा। निमन अस्पा, 2 सैनिकों के पास एक घोड़ा होता था। यक अस्पा, वह घुड़सवार जिनके पास 2 घोड़े होते थे। सी अस्पा, वह घुड़सवार जिनके पास 3 घोड़े होते थे। मुगल काल में बुरासों के लिए माल एवं वजीब शब्द का प्रयोग किया जाता था। आईने दहसाल प्रथा, इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता टोडरमल था। भाई आईने दहसाल पद्धति किसने लागू की थी? टोडरमल ने की थी। मंसूर ने सहायता की थी। किसने की थी? मंसूर ने इसकी सहायता की थी। इसके अंतर्गत अलग अलग फसलों के विगत 10 वर्षों के उत्पादन और उसी समय की प्रचलित मूल्यों का औसत निकाला कर उसमें औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। इस प्रणाली में 1/10वां भाग प्रत्येक वर्ष वसूल जाने था, जिसे माल हर साल कहा जाता था। माल हर साल 1/10 भाग वसूल किया जाता है। यानी अगर 10 फसल हुई है, यदि 10 ग्राम 10 केजी कोई फसल हुई है तो उसमें से 1 केजी टैक्स के रूप में देना होगा। प्रारंभ में दहसाल प्रणाली संपूर्ण राज्य में लागू नहीं की गई थी, बल्कि केवल उन्हीं क्षेत्रों में प्रचलित थी जिन क्षेत्रों में जब्ती प्रणाली प्रचलित थी। आईने दहसाल प्रणाली को दक्षिण भारत में शाहजहां के शासनकाल में मुर्शिद कुली खान ने लागू किया था। ये इंपॉर्टेंट है भाई। शाहजहां के काल में किसने? मुर्शिद कुली खान ने दक्षिण भारत में दहसाल प्रथा को लागू किया था। Ain e Desal. The real pioneer of the system was the Todermal, who was assisted by the Mansoor. Under the average of the last 10 years, production of the different crop and the prevailing price at that the time was calculated, and 1/3 of the average was collected as revenue, which was the in cash, and in the system 1/10th share was to be collected every year, which was called Male Harsal. Internally, the Dashal system was not implemented in the entire state, but was prevalent only in those areas where Jabti system was prevalent. In the Desal system was implemented in South India of Murshid Quli Khan during the reign of Shahjahan. दहसाल प्रथा की विशेषताएं। भूमि की माप अनिवार्य एवं उत्पादन का आंकलन अनिवार्य था। दस्तूर के आधार पर राजस्व निर्धारण करना था। राजस्व की वसूली नगद होती थी। दहसाल प्रथा के लाभ: भूमि माप की जांच संभव थी। अधिकारियों की मनमानी समाप्त हो जाती थी। फीचर ऑफ दहसाल: measurement of land and mandatory, and estimation of production was mandatory. Determining revenue on the basis of custom. Revenue was collected in cash. Benefits of Dahsal: it was possible to check the land measurement. अधिकारियों की मनमानी समाप्त हो गई। राजस्व की मांग में उतार चढ़ाव की कमी आई। दहसाल पद्धति की सीमाएं थी क्या क्या? उत्पादकता की अनिश्चितता को दंड केवल किसान को भुगतना पड़ता था। यानी उत्पादकता की अगर अनिश्चितता होती है तो उसका जो दंड है, उसका सिर्फ जो भुगतान है वो सिर्फ किसान को भुगतना पड़ेगा। यह एक महंगी प्रणाली थी।
इसमें माप करने के लिए प्रति बीघा एक दाम की दर से जड़ीवान दिया जाता था। क्या दिया जाता था? जड़ीवाना क्या दिया जाता था? एक प्रकार का एक प्रति बीघा मापने के एक दाम था। अरे इसको रीड कर लेना, लिमिट सुदेशा कनकुत या नस्क या फिर दानाबंदी। औरंगजेब ने नस्क पद्धति अपनाई थी। इस पद्धति में अनाज की उत्पादकता का आंकलन किया जाता था। इसमें पूरे गांव के आधार पर एक कर निर्धारण होता था। यह पिछले कर के निर्धारण पर लगाया गया एक अनुमान था। कनकुत प्रथा के अनुसार लगान का निर्धारण भूमि की उपज के अनुमान के आधार पर किया जाता था। आप नोट कर लीजिए, मुगल राजों में इजरा प्रथा थी। इजरा प्रथा नहीं अपनाई गई थी, परंतु अपवाद स्वरूप किसी किसी स्थान पर प्रचलित थी। कनकुत, नस्क या फिर दानाबंदी। Aurangzeb adopted the Naskh system. In this method, the productivity of grains was assigned in this tax measure. Assignment was done on the basis of the entire village. This was an estimate made on the previous tax assignment. According to the Kankut system, the rent was determined on the basis of the estimate of the yield of the land. Note: ISRA system does not revenue was not adopted during the Mughal period, but was prevalent in some places and as an exemption. जी बिल्कुल। कनकुत क्या होता है? कर के रूप में होता है खड़ी फसल को देखकर अनुमान लगाना। कि आप गए गांव में, आपने देखा कि फसल अच्छी है, फसल देखी, फसल बिल्कुल अच्छी है, तो आपने कर डिसाइड कर दिया। कनकुत हो गया, जब्ती प्रणाली हो गई, मनसबदारी हो गई, ये सारी तो टैक्स से रिलेटेड तो है। जात हो गए, सवार हो गए, ये सारा सिस्टम इसमें तो है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में तो है ये। ठीक है, कर लिया जाता था बिल्कुल परमदीप। और तो लो फिर कर लिया जाता था। आपका यूनिट 5-6 मैंने जब आपको दिल्ली सल्तनत करवाया था, दिल्ली सल्तनत के अंदर उनके क्वेश्चन के साथ करवा दिया था, उनकी स्थापत्यता कला, और उसी प्रकार इनके अंदर भी करवा दिया था। तो कल जो नेक्स्ट क्लास होगी, यानी अगली जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, उसके अंदर हम सूफी एंड भक्ति मूवमेंट करेंगे। तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए आपको क्लास कैसी लगी। क्लास फैक्चुअल थी, ठीक है, स्टोरी टाइप नहीं रहती, क्योंकि जो प्रशासन होता है, प्रशासन में कैसे स्टोरी बनेगी? प्रशासन तो प्रशासन है। मान लो कोई पुलिस अधिकारी है, सब इंस्पेक्टर, तो सब इंस्पेक्टर, कोई डीजीपी है तो उसको डीजीपी, कोई एसआई है तो उसको एसआई, कोई इंस्पेक्टर है तो इंस्पेक्टर है, कोई सुपरवाइजर है तो सुपरवाइजर है। उनके लिए क्या कहानी बनेगी? हाँ, 15 दिन और लगेंगे, 15 डेज। यूरोपियंस कंपनी का आगमन, इंडियन रिवोल्ट, और फिर उसके बाद हमारा जो नेशनलिज्म, फिर कांग्रेस, गांधी एरिया, ठीक है, गांधी एरिया, नेशनलिज्म, रिवोल्ट, और क्या करेंगे इसमें हम? संविधान, ठीक है, संविधान। ये चीजें हमारे इसके अंदर रहेंगी। 15 दिन के अंदर हमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन, हो जाएगा। मॉडर्न की डेट इतनी मुश्किल नहीं है, आप विश्वास रखिए, आपको डेट भी याद होंगे। एक चार्ट बनाइए डेट्स को लेकर, मॉडर्न का एक चार्ट बनाइए, डेट से लेकर एक चार्ट बनाइए, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट डेट रखिए। ऐसे नहीं कोई भी डेट डाल दी, इंपॉर्टेंट डेट। जैसे कोई कंपनी स्थापित हुई, ठीक है, कंपनी के बाद कोई फर्स्ट वाइसराय आया, फिर लास्ट कौन आया, ये चीजें। उसके बाद कंपनी फर्स्ट कहां पर स्टार्ट की और वो किसके नेतृत्व में स्टार्ट की, ये चीजें आपको देखनी है। ठीक है,
ऐसे करके आप डेट बनाइए। युद्ध, बैटल देखिए कि किस कंपनी का बैटल किसके साथ हुआ। जैसे हम देखेंगे कि युद्ध भी बैटल्स कंपनियों के बीच में युद्ध भी हों, उनको भी चीजें हम देखेंगे, वो चीजें भी आपको देखेंगे। हो जाएंगी भाई, हो जाएंगी, आप घबराइए मत। आप तो हार मानना शुरू कर देते हो पहले ही। हम्म? हार नहीं माननी है, घबराना नहीं है, हो जाएगा। चलो, तो इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।